दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो इस टाइम आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप लोगों को एग्जाम में भी क्वेश्चन ही सॉल्व करके आने हैं। इस टाइम आप लोग थ्योरी पढ़ो नो डाउट, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। देखो चैनल पर तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ डेली डेली, केमिस्ट्री की भी एंड बायोलॉजी की भी, और कल से इस चैनल पर मैं आप लोगों को फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की ठीक अपलोड डेली वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा इस चैनल पे। आप लोग चैनल पे बने रहो एंड इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आ रही है सारी वॉच करो, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं मैंने पिछले साल नर्सिंग का एग्जाम दिया था यूपीसी नेट का, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, मुझे अच्छे तरीके से पता है। मेरे 131 मार्क्स थे एंड मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो यूपी यूएमएस है सेफई में। फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था एलएलआरएम, जो कि मेरिट में है एलएलआरएम, लेकिन वहाँ पर बॉयज़ को हॉस्टल नहीं है, सिर्फ वहाँ पर गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। तो मैंने वहाँ से सीट कैंसिल करा के नेक्स्ट राउंड में यूपीएमएस कॉलेज की जब मैंने काउंसलिंग करी थी तो मुझे यूपीएमएस कॉलेज अलॉट हो गया था। तो इसलिए मुझे पता है कि आप लोगों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। आप लोग जितने भी मैं चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोग उनको अच्छे से वॉच करो। एंड इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री के एमसीक्यू करने वाले हैं वो हिंदी में है, लेकिन जो कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे इसको देख रहा है मैं उनको बता दूँ कि मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता चलूँगा क्वेश्चन को। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वान डर वाल समीकरण किसके लिए सत्य है, मतलब कि वान डर वाल इक्वेशन किसके लिए ट्रू है। ऑप्शन ए में दे रखा है हमें आइडियल गैस, एंड ऑप्शन बी में दे रखा है हमें वास्तविक गैस, ऑप्शन सी में है गैसेस पदार्थ, एंड ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो कि आइडियल गैस जो आदर्श गैस दे रखी है इसको बोलते हैं आइडियल गैस, एंड जो वास्तविक गैस है इसको बोलते हैं रियल गैस, एंड तीसरा दे रखा है गैसीय पदार्थ यानी कि गैसेस सब्सटेंसेस, गैसियस सब्सटेंसेस, एंड चौथा दे रखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, वान डर वाल समीकरण किसके लिए सत्य है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक गैस यानी कि रियल गैस। तो वान डर वाल इक्वेशन इज करेक्ट फॉर रियल गैस। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र गैसीय साम्य में Kp इज इक्वल टू Kc के बीच सही संबंध दर्शाता है। आप लोग जब एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर खोलोगे, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था, तो उसमें आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा Ng। कौन सा Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर ऐसे डेल्टा N या डेल्टा Ng। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है और फॉर्मूले से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग को जो एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में वो फॉर्मूला बेस ही मिलेंगे, एंड जो बायोलॉजी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला दे रखा है इसमें, और फॉर्मूले से हमसे पूछ लिया कि कौन सा Kp इज इक्वल टू Kc के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है Kc इज इक्वल टू Kp, लेकिन मैंने आपको क्या बताया Kp इज इक्वल टू Kc, तो ऑप्शन ए ये तो गलत हो गया। और ऑप्शन बी में क्या दे रखा है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N और डेल्टा Ng। ठीक है, डेल्टा Ng का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लो मैं तुम्हें पहले डेल्टा Ng समझा दूँ। डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अभी कैसे निकालते हैं, जैसे इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 से बनता है 2 मोल्स ऑफ NH3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने दे रखे हैं 2, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है 3 और 1 4, तो इसका डेल्टा Ng कितना आ जाएगा -2। तो डेल्टा Ng मैंने आपको निकालना बता दिया है, एंड ऑप्शन में हमको दिखा रखा है Kc इक्वल टू Kp, तो पहला तो मैंने बता दिया गलत हो जाएगा, और दूसरे में दे रखा है Kp इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा N और डेल्टा Ng, तो ऑप्शन अपना यही करेक्ट है दूसरा। तीसरे में दिखा रखा है RC अपॉन RT, तो ये भी नहीं होगा। चौथे में दिखा रखा है Kp अपॉन RT, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये भी क्लियर है, Kp इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा N। क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट। दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस और 6 वायुमंडलीय दाब यानी कि 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मीथेन का घनत्व होगा, मतलब कि मीथेन की डेंसिटी पूछ रखी। टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना दे रखा है 6 एटमॉस्फेरिक यानी कि 6 वायुमंडलीय दाब। तो डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है DRT अपॉन M। पी क्या है दाब, डी क्या है डेंसिटी, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, एंड टी क्या है टेम्परेचर, और एम क्या है अणुभार। ठीक है, तो इसको करते हैं प्रेशर इज इक्वल टू DRT अपॉन M। प्रेशर इज इक्वल टू मैंने बताया आपको DRT अपॉन
एम। तो हमको प्रेशर कितना दे रखा है 6 एंड डेंसिटी हमको निकालनी है इंटू आर कितना दे रखा है 0.0821, तो 0.0821, ठीक। और टेम्परेचर हमको कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। और जब इसको केल्विन में बदलेंगे हम तो ये हो जाएगा 298। केल्विन में कैसे बदलता है, तो केल्विन में बदलते हैं। केल्विन इजिकल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस के 273। तो डिग्री सेल्सियस हमको कितना दे रखा है 25 प्लस के 273, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 298। तो ये कैसे केल्विन में बदला जाता है मैंने आपको बता दिया, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला। केल्विन इजिकल टू होता है C प्लस के 273। तो 273 में जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है उसको जोड़ देंगे तो ये केल्विन में निकल के आ जाएगा। तो 298 आ गया केल्विन। अब हम लोग फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालते हैं। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था, प्रेशर इक्वल टू DRT अपॉन M। प्रेशर कितना दे रखा है हमको 6 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू डेंसिटी हमको निकालनी है और R दे रखा है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298 अपॉन मास कितना दे रखा है मीथेन का 16 हो जाएगा मास, मतलब कि ये है CH4। तो कार्बन का अणुभार कितना होता है 12 एंड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो 12 और 4 16 हो जाएगा इसका। तो ये 16 इसके डिवाइडेड में आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ 6 इंटू 16 एंड डिवाइडेड में ये उठा कर रख दो। जब आप कैलकुलेट करके इसको देखोगे तो डेंसिटी कितनी निकल के आएगी 4 ग्राम पर लीटर। ये हो जाएगा 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाई फॉर्मूला मैंने बताया था आपको DRT अपॉन M। तो प्रेशर कितना दे रखा है 6 इंटू M कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई डेंसिटी तो हमको निकालनी है, तो डेंसिटी इधर रख देंगे और R इधर आ जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 298। तो जब इसको सबको कट फिट का आंसर जो निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4, यानी कि 3.9 के समथिंग मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 4। तो आंसर इसका हो जाएगा ये। आगे समझ में, बस आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखना, P इक्वल टू DRT अपॉन M। P क्या है प्रेशर यानी कि दाब, D क्या है डेंसिटी घनत्व, एंड R क्या है गैस कांस्टेंट यानी कि गैस नियतांक, एंड T क्या है टेम्परेचर ताप, एंड ये क्या है अणुभार। जैसे यहाँ मिथेन दे रखा तो मिथेन का, इथेन दिया होगा तो इथेन का, जो भी दे रखा है उसका अणुभार नीचे रख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है Mn2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमें, किसमें मैग्नीज में। तो मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 25 और Mn2 पॉजिटिव। देखो अगर यहाँ पॉजिटिव दिख गया है तुम्हें तो यहाँ से आप लोग घटा दोगे 25 माइनस के 2, तो ये बचेंगे 23 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, यहाँ पे जैसे Mn2 निगेटिव आता है तो फिर 25 में 2 ऐड कर देते हैं, यानी कि 25 प्लस 2 तो ये आ जाते हैं फिर 27 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पर हमको दे रखा है Mn2 पॉजिटिव, यानी कि 25 में से हम 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 23। अगर दे देता है जैसे 16 सल्फर 32 और यहाँ लगा देगा 2 निगेटिव, तो 16 में फिर 2 जोड़ देंगे, यानी कि 16 प्लस के 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 18। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट क्लास में इसके 4s2 3d5, ठीक। तो हमसे पूछ रखा है कि मैग्नीज 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Mn2 पॉजिटिव मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे तो कितना बचेगा D में 5। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 5। अब है अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कितने दे रखे हैं 18, एंड न्यूट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको कितने दे रखे हैं 20। हमसे पूछ रहा है कि इसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि इसका मास नंबर क्या होगा, तो हमको A निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू Z प्लस N। A क्या है मास नंबर, एंड Z क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड N क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो Z हमें कितने दे रखा है 18 एंड न्यूट्रॉन की संख्या में कितनी दे रखी है 20, तो ये कितना हो जाएगा 38। तो 38 इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम में देखो द्रव्यमान संख्या हमको निकालनी है, क्या निकालनी है हमको द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको कितनी दे रखी है 18 और न्यूट्रॉनों की संख्या हमको कितनी दे रखी है 20। तो 20 और 18 को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 38। तो 38 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछ रखा है 19 पोटेशियम 40, और देखो यहाँ निगेटिव दे दिया। मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है कि अगर निगेटिव देगा तो उसमें एक ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव देता तो 19 में से फिर एक घटा देते हैं। तो 19 पोटेशियम 40 और यहाँ पे दे रखा है निगेटिव 1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 19 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 1 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो कि हाँ
नीट लेवल के तो क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं नहीं। जिन बच्चों ने नीट दिया कभी वो सोच रहे हो कि जैसे नीट में क्वेश्चन आ रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे इतने भारी भारी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस देखने को मिलेंगे, इजी इजी क्वेश्चन, आप लोग उनको ईजिली कर दोगे, ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश का परिमाण 4.8 × 10⁻⁻10 ESU होता है तो लिथियम पॉजिटिव आयन के लिए न्यूक्लियस पर आवेश का परिमाण है। तो ये क्वेश्चन अब कैसे करना है, देखो लिथियम होता है 3 लिथियम एंड पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से एक निकाल देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, तो 3 में से अगर हम एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा है, 4.8 × 10⁻⁻10, तो 2 × 4.8 × 10⁻⁻10। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 2 8 16 का 6 एन पॉइंट 1 2 8 1 9, तो 9.6 × 10⁻⁻10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9.6 × 10⁻⁻10 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे समझ में, देखो क्वेश्चन ने पूछा था एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का परिमाण 4.8 × 10⁻⁻10 ESU होता है तो लिथियम पॉजिटिव आयन के लिए न्यूक्लियस पर आवेश का परिमाण है। तो लिथियम में अभी मैंने आपको बताया 3 लिथियम पॉजिटिव दे रखा है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो एक निकाल दो, लिथियम में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो 3 में से एक अगर हम निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा है, 4.8 × 10⁻⁻10, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 8 16 का 6 और 2 4 8 1 9, मतलब कि 9.6 × 10⁻⁻10 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी में दे रखा है। तो हम लोग इसको क्लिक करके एंड तुरंत आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पिंड से संबंधित तरंग दैर्ध्य होगी, यानी कि हमको वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा, और मास हमको कितना दे रखा है, 1 ग्राम, ठीक, और हमको वेग कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, लैम्डा इक्वल टू h/मास इंटू वेलोसिटी, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻⁻34, ठीक, और मास हमको कितना दे रखा है, 1 ग्राम, 1 ग्राम। जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालते हैं, लैम्डा इजिकल टू h/मास इंटू वेलोसिटी। मास दे रखा है हमको 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 1 ग्राम गिवन है। तो h की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई मास दे रखा है हमको 10⁻³ एंड वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 यहाँ ले देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और ये ऊपर जाके प्लस की घात हो जाएंगी, यहाँ से इसको खत्म करो ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की घात हो जाएंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 2.2 × 10⁻31। तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 2.2 × 10⁻31, ये दिखा रखा है हमको पहले ऑप्शन में। और हमारा आंसर क्या आया था, 2.2 × 10⁻31, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहला, तो अपना आंसर पहला हो जाएगा। कुछ नहीं, फॉर्मूला था सीधा इसे, लैम्डा इक्वल टू h/मास इंटू वेलोसिटी। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रख के आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि बेंजीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमको बताने हैं। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से पता है सबको, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ। तो उसने हमसे पूछा है कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर देखो उसने पूछा है कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों की नहीं, यहाँ पर बॉन्ड की होगा, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या। तो बेंजीन में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड ये दिखा रखे हैं, पाई बॉन्ड होते हैं ये, तो पाई बॉन्ड कितना आ जाएगा, 3, तो 3 तो पाई बॉन्ड आ जाएंगे इसमें, ठीक। और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अगर इलेक्ट्रॉन भी पूछेगा तो वैसे कितने हो जाएंगे, देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सब में बंद बंद दिखा रखा है, बंद का मतलब होता है बॉन्ड। तो बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड पूछ रहा है, तो 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ये। तो इन्होंने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या होती है, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। तो 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड हमें निकाल लिए 1 2 3, तो हमारा आंसर तो पाई बॉन्ड से आ रहा है। और एग्जाम में हमको ऐसे ही करना है कि जैसे अगर हमारा एक ऑप्शन से आंसर आ रहा है तो हमें अगले ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं देना है, उसी ऑप्शन से अपना क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या है, तो पाई बॉन्ड इसमें 3 है, तो 3 इसमें दिखा रखा है, बाकी में दिखा रखा है 12, तो ये भी नहीं होने का, 6 तो ये भी नहीं, एंड 6 इसमें है, तो ये भी नहीं, तो आंसर अपना पहला हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सिलिकॉन के बंध प्रदर्शित करता है, तो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर आंसर ये है पहला। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।